कल टाइट्रेशन कर्व कर रहे थे और कुछ टाइट्रेशन कर्व की ट्रिक्स देखी थी, उसी को पहले कंटिन्यू करेंगे, उसी को खत्म करेंगे। तो जब भी कभी आपके सामने टाइट्रेशन कर्व कुछ इस तरह का आ गया, तो पहले तो आप ये बताओ, अगर ग्राफ ऐसा आया तो यहां से आपने क्या सीखा था? व्हाट इज बीइंग एडेड फ्रॉम द ब्यूरेट? अगर पीएच का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इट मींस बेस ऐड किया जा रहा है, ब्यूरेट में से बेस ऐड किया जा रहा है। जो चीज ऐड की जा रही है वो ब्यूरेट में है, उसकी मोलैरिटी हमें मालूम है, वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो कोनिकल फ्लास्क में जो टोटल कोनिकल फ्लास्क में रखे हुए सॉल्यूशन का वॉल्यूम और ब्यूरेट में जो वॉल्यूम आपने गिराया, वो टोटल वॉल्यूम, जब कोनिकल फ्लास्क में टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का है, उसकी पीएच प्लॉट हो रही है। तो यहां पे जाके जब आपने वॉल्यूम ऑफ बेस एडेड 0 रखा है, 0, इसका मतलब इस समय ये जो पीएच आ रही है वैल्यू, ये सिर्फ किसकी है? एसिडिक सॉल्यूशन की है। क्योंकि जब आपने कोनिकल फ्लास्क में कोई भी ऊपर से बेस की एक ड्रॉप भी नहीं डाली, नीचे सॉल्यूशन में सिर्फ एसिड है, तो उस एसिड की कॉरेस्पॉन्डिंग ये पीएच है। वर्टिकल लेंथ पर कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट पॉइंट होगा, और इक्विवेलेंट पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी पीएच की वैल्यू होगी, इस वैल्यू के आधार पे आप डिसाइड करोगे कि एसिड या बेस में से कोई कंपोनेंट वीक तो नहीं है। अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है तो इक्विवेलेंट पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग पीएच 7 होगी। तो यहां से आपने ये ग्राफ में दो चीजें तो सबसे पहले ये सीखनी है कि 0 टाइम पे जो पीएच है, अगर वो 7 से कम है, मतलब नीचे कोनिकल फ्लास्क में क्या रखा था। मैं इसी ग्राफ को ऐसे भी दिखा सकता हूं। मुझे एक चीज ये बताओ, ये पीएच बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है? जैसे जैसे बेस ऐड होगा, पीएच की वैल्यू बढ़ती जा रही है। यदि पीएच बढ़ेगा, यदि पीएच बढ़ता जाएगा तो पीओएच क्या होगा? अगर पीएच बढ़ता जा रहा है तो पीओएच घटता जाएगा। तो मैं, हो सकता है कि मैं इस ग्राफ में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोलूं कि वाई एक्सिस पे हम पीओएच प्लॉट कर रहे हैं, लेकिन बेस ऐड किया जा रहा है। तो ऐसे केस में अब आप क्या देखोगे? अगर बेस ऐड हो रहा है तो नीचे कोनिकल फ्लास्क में जो सॉल्यूशन रखा है, ब्यूरेट से जब बेस डालोगे तो कोनिकल फ्लास्क की पीएच बढ़नी चाहिए। पीएच अगर बढ़ेगा तो पीओएच घटेगा। तो ग्राफ की शेप कैसे बदल जाएगी? ग्राफ ऐसा हो जाएगा, इसी की मिरर इमेज। बट ये वैल्यू आपको क्या बताएगी? ये किसकी पीओएच है? एसिडिक सॉल्यूशन की या बेसिक सॉल्यूशन की? ये पीओएच वैल्यू किसकी है? एसिडिक सॉल्यूशन की या बेसिक सॉल्यूशन की? एसिडिक सॉल्यूशन की, क्योंकि 0 टाइम पे 0 वॉल्यूम ऑफ बेस का मतलब कोनिकल फ्लास्क में सिर्फ एसिडिक सॉल्यूशन था, और एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच लो होती है तो पीओएच हाई होती है। तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा। फिर अब अगर मैंने आपके सामने ये बोल दिया कि मैं सोडियम कार्बोनेट की टाइट्रेशन करवा रहा हूं, टाइट्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट अगेंस्ट HCl, इसका मतलब ये बताओ, जैसा भी ग्राफ आएगा उसमें क्या डाला जा रहा है? कोनिकल फ्लास्क में कौन है, ब्यूरेट में कौन है? कोनिकल फ्लास्क में नीचे कौन है और ब्यूरेट से ऊपर से हम किसको डाल रहे हैं? जब ऐसे बोला टाइट्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट अगेंस्ट HCl, इसका मतलब HCl ब्यूरेट में है, लेकिन किसकी टाइट्रेशन है? टाइट्रेशन ऑफ व्हाट? टाइट्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट कोनिकल फ्लास्क में,
तो अब ये मेरे लिए बन गया एसिड, तो इसके रिस्पेक्ट में ये मेरे लिए बन गया बेस। तो ये मेरे लिए सिंपल क्वेश्चन क्या बन गया, दिस इज लाइक अ बेस, दिस इज लाइक एसिड। अब मैं एसिड मिला रहा हूं एक ऐसे बेस में जिस बेस का एन फैक्टर, कैन यू प्रिडिक्ट एन फैक्टर ऑफ सोडियम कार्बोनेट, क्या क्या पॉसिबल है एन फैक्टर, इसके लिए एन फैक्टर क्या क्या पॉसिबल है, 1 and 2, मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 2, 1 and 2 बोथ आर पॉसिबल, मैक्सिमम 2, तो 2 एंड पॉइंट आएंगे। सो नाउ दिस इज अ टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। अब मैं जब इसमें वॉल्यूम ऑफ HCl डालूंगा तो यहां पर अगर मुझे pH का ग्राफ बनाना हो, pH बढ़ेगी या घटेगी, pH बढ़ेगी या घटेगी, ऑब्वियसली pH घटेगी। कितने इक्विवेलेंट पॉइंट आएंगे, 2, क्योंकि इसका n फैक्टर कितना है, 2। तो जैसे ही ग्राफ कैसा बढ़ेगा फिर, 1 कर्व, 2 कर्व। अब यहां पे पुलक गुप्ता ने बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया कि ये बेस मानूं या सॉल्ट मानूं। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर कौन सा केटायन और कौन सा एनायन रिएक्शन में हिस्सा लेगा, यानी कि हाइड्रोलिसिस किसका होगा, केटायन का या एनायन का, एनायन का, कार्बोनेट का। तो कार्बोनेट HCl से क्या करेगा, H+ गेन करेगा या H+ लूज करेगा, कार्बोनेट HCl से H+ गेन करेगा, राइट। तो कार्बोनेट अगर H+ गेन कर रहा है तो कार्बोनेट कौन सा रोल प्ले करेगा, बेस का या एसिड का, ऑब्वियसली बेस का। तो पुलक अंडरस्टूड है कि यहां पर जो एनायन है कार्बोनेट वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा। अब ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बोनेट जब HCl से रिएक्ट करेगा, इसको कितने H+ दिलाऊं, 2 ना टोटल मैक्सिमम। क्या ये दोनों H+ एक ही स्टेप में गेन कर लेगा या स्टेप बाय स्टेप करेगा। हमने ऐसे स्टेप, ऐसे रिएक्शंस, ऐसे न्यूमेरिकल किए थे आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 2 में। जब ये 2 H+ गेन करेगा तो ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होगी। तब हम क्या बोलेंगे कि जब ये पहला H+ गेन करेगा, ये बनाएगा HCO3- प्लस Cl-, और सेकेंड टाइम ये बनने वाला HCO3- HCl के साथ मिलकर बनाएगा H2CO3 प्लस Cl-। यही रिएक्शन होगी। कार्बोनेट H+ गेन करेगा तो HCl, Cl- रह गया पीछे, तो HCO3- बन गया, और H+ जब ये गेन करेगा तो ये H2CO3 बनाएगा। अब जब मैं बोलूंगा कि कितने इक्विवेलेंट पॉइंट आए, 2 इक्विवेलेंट पॉइंट आए। पहला इक्विवेलेंट पॉइंट कब आएगा, जब इसके और इसके इक्विवेलेंट बराबर होंगे। जब इसके और इसके इक्विवेलेंट बराबर होंगे तो सॉल्यूशन में ये दोनों खत्म हो जाएंगे। तो पहले इक्विवेलेंट पॉइंट पे कौन बनेगा, ये ओनली। इसकी नेचर कैसी है, एसिडिक, बेसिक या एम्फोटेरिक, एसिडिक, बेसिक या एम्फोटेरिक, दिस इज एम्फोटेरिक। तो मैं बोलूंगा जब पहला इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा, यानी कि इसके एन फैक्टर को 1 मान के जब इसके इक्विवेलेंट और इसके इक्विवेलेंट बराबर होंगे तो सॉल्यूशन में सिर्फ ये बनेगा, इसका तो कोई रोल नहीं पीएच कंट्रोल करने में। तो उस समय हम यहां पर क्या बोलेंगे कि ये जो पहला इक्विवेलेंट पॉइंट है ये इस रीजन में कहीं ना कहीं है, इस वर्टिकल लेंथ में कॉरस्पॉन्डिंग यहां कहीं ना कहीं पहला इक्विवेलेंट पॉइंट होगा। वर्टिकल लेंथ का ऑलमोस्ट कोई भी बीच का कोई पॉइंट ले लो, उसके सामने यहां ड्रॉ कर दो पॉइंट कि ये पीएच होगी पहले इक्विवेलेंट पॉइंट पे। तो यहां से हम कहेंगे कि दिस पीएच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट। अब यहां से आगे देखो, HCO3- जब H+ के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बनाएगा तो सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे इसके और इसके इक्विवेलेंट बराबर होंगे। जब सेकेंड पॉइंट पे इसके इक्विवेलेंट और इसके इक्विवेलेंट बराबर होंगे
तो सोल्यूशन में सिर्फ H2CO3 बचेगा, जो कि वीक एसिड है, ओनली वीक एसिड है। और जब वीक एसिड बचा, एसिड, इट्स ओनली वीक एसिड, प्योर एसिड, ये भी नहीं बचा, ये भी नहीं बचा, तो यहां पर इस समय इसके कारण इसकी जो भी मोलैरिटी होगी, सोल्यूशन की पीएच क्या होगी, 7 से कम या 7 से ज्यादा। जब सोल्यूशन में सिर्फ एसिड बचा, 7 से कम या 7 से ज्यादा, तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि ये जो वर्टिकल लेंथ आ रही है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां कहीं इक्विवेलेंट पॉइंट होगा, जो कि सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट कहलाएगा, पीएच कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट। और ये पीएच डेफिनेटली 7 से कम होगी। अब जिन्होंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, उनको अब मैं सीधा बता रहा हूं, मैं कोई लॉजिक नहीं बता रहा, कोई डिटेल नहीं बता रहा, ये आप कई बार पढ़ चुके हो। जब एक एम्फोटेरिक स्पीशीज आती है तो उसकी पीएच निकालनी आपको किसी तरीके से सिखाई थी, जिनको तो याद है उनको तो बहुत अच्छा लगेगा। एम्फोटेरिक सोल्यूशन जब हो, एम्फोटेरिक एनायन हो, ए फॉर एनायन, एम्फोटेरिक एनायन, उस समय इस सोल्यूशन की जो भी पीएच होगी वो होगी pKa1 प्लस pKa2/2। लेकिन ये pKa1 और pKa2 किसका होगा, किसका pKa1, किसका pKa2, H2CO3 का। तो आप बोलोगे कि फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे जो पीएच होगी वो होगी pKa1 प्लस pKa2 डिवाइड बाय 2। लेकिन जब सोल्यूशन में सिर्फ वीक एसिड बचेगा, ओनली वीक एसिड, ये डाइप्रोटिक वीक एसिड है, पॉलीप्रोटिक वीक एसिड है, लेकिन हम इसकी पीएच एज ए मोनोप्रोटिक ही निकालते थे, तो मैं सीधा बोलूंगा सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे जो पीएच होगी वो होगी हाफ pKa1 माइनस log C, हाफ pK1 माइनस log C। यानी कि इस इक्विवेलेंट पॉइंट पर सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट की पीएच आप इस रिलेशन से निकालोगे, फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट की पीएच आप इस रिलेशन से निकालोगे। अब यहां पर फर्दर इट इज ऑब्वियसली जो हम देख रहे हैं ये हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं। अगर मैं इसी ग्राफ की बात करूं, इसी ग्राफ की, जब तक मैंने HCl का इतना वॉल्यूम डाला कि ये इक्विवेलेंट पॉइंट अभी नहीं आया, ये मान लो वॉल्यूम HCl का यहां है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वॉल्यूम है। HCl का इतना वॉल्यूम अगर डालोगे तो इक्विवेलेंट पॉइंट आता है। इसका मतलब अगर आपने HCl का ऐसा वॉल्यूम डाला जो वॉल्यूम इक्विवेलेंट पॉइंट से कम है, यानी कि HCl उस केस में लिमिटिंग रिएजेंट है, इक्विवेलेंट पॉइंट यहां पे आ रहा है, इक्विवेलेंट पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम अगर ये नंबर है, तो इससे पहला वाला ये जो रीजन है, ये रीजन जहां पर आप HCl का वॉल्यूम डाल रहे हो पर अभी इक्विवेलेंट पॉइंट जितना नहीं आया, तब तक HCl लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अगर HCl लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो ये दो चीजें बचेंगी, और जब ये दो चीजें बचेंगी तो ये एसिड और ये इसका कंजुगेट बेस, ये मिलके बनाएंगे बफर सॉल्यूशन। और बफर सॉल्यूशन की पीएच नियरली कांस्टेंट रहती है, नियरली, इसीलिए ये रीजन जहां पे ये फ्लैट कर्व है, ये रीजन, ये बफर रीजन है। जब तक पहला इक्विवेलेंट पॉइंट नहीं आया, पहले इक्विवेलेंट पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम HCl का जितना भी आपने डाला उस पे तो ये दोनों खत्म हो जाते हैं। लेकिन इससे कम कम वॉल्यूम वाले रीजन में जब आप HCl का लिटिल वॉल्यूम डाल रहे हो तो इसके इक्विवेलेंट कम है, इसके ज्यादा है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये दो बचेंगे। और इन दोनों का रिलेशन, ये एसिड और ये इसका कंजुगेट बेस, तो ये मिलके बनाएंगे एक बफर सॉल्यूशन। तो ये रीजन ग्राफ में कहलाएगा बफर रीजन। और जब सॉल्यूशन में बफर रीजन में कार्बोनेट और HCO3 माइनस हो, ये दो, कार्बोनेट प्लस HCO3 माइनस, और जब इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया
सोल्यूशन में जो भी पीएच थी, इस वक्त सोल्यूशन में कौन था? बाइकार्बोनेट ओनली। इस बफर सोल्यूशन की पीएच अगर निकालनी हो, पीएच निकालनी हो, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग डैश अपॉन डैश। इन दोनों में से मुझे बताओ हु इज एसिडिक? इन दोनों में से कौन एसिडिक है? कार्बोनेट या HCO3 माइनस? इन दोनों में अगर मुझे कंपैरिजन करना हो, हु इज एसिडिक यानी कि हु कैन लूज H प्लस? ऑब्वियसली ये। तो मैं बोलूंगा कि ये अगर एसिड है तो ये इसका कंजुगेट बेस है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब ये एसिड है और ये बेस है, तो मुझे यहां पर किसको ऊपर रखूं, किसको नीचे रखूं? हेंडरसन इक्वेशन एसिडिक बफर के लिए अगर मुझे लगानी हो, तो नीचे कौन आएगा? HCO3 माइनस, और ऊपर कौन आएगा? कार्बोनेट। तो नीचे HCO3 माइनस, हु कैन प्ले द रोल ऑफ एसिड, और ये इसका कंजुगेट बेस। अगर आपको नीचे कार्बोनेट रखना है बेस, और उसका कंजुगेट एसिड HCO3 ऊपर रखना है, फिर ये POH होगा, फिर ये POH लिखोगे, PKB लिखोगे। लेकिन मुझे आपसे जिस चीज की उम्मीद है, मैं एक्साइटेड इस चीज को जानने में हूं, क्या आप मुझे यह बताओगे कि pKa किसका रखना है? अगर ये एसिड है और ये कंजुगेट बेस है, तो pKa इसका रखना है या इसका रखना है? HCO3 माइनस का या कार्बोनेट का? pKa HCO3 माइनस का, जो एसिड है। पर सवाल में आपको pKa1 H2CO3 का गिवन होगा, pK2 भी H2CO3 का गिवन होगा। आप कैसे बताओगे कि HCO3 माइनस का pKa रखना है? हमें तो HCO3 माइनस का रखना है, पर इन दो वैल्यू में से कौन सी उठाओगे? डेफिनेटली pK2, क्योंकि H2CO3 का सेकंड pKa HCO3 माइनस का पहला pKa, तो दिस विल बी pKa2 ऑफ H2CO3। यानी कि जब तक आप इस रीजन में हो, इक्विवेलेंट पॉइंट से पहले पहले वाले इस रीजन में हो, जहां स्लोप ऑलमोस्ट बहुत कम है, यानी कि पीएच नियरली सेम है, इस बफर रीजन के अंदर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होंगे, और जो भी ये पीएच की वैल्यू इस बफर सॉल्यूशन की होगी, वो आप इस इक्वेशन से निकालोगे। अब ठीक इसी तरह जब ये वाला इक्विवेलेंट पॉइंट आया था, सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट, जब सॉल्यूशन में सिर्फ ये था, जब सॉल्यूशन में सिर्फ ये था, ये सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट था, तब सॉल्यूशन में सिर्फ H2CO3 था। इन द सॉल्यूशन देयर वाज ओनली H2CO3। पर जब आप पहला इक्विवेलेंट पॉइंट क्रॉस कर गए, पहले इक्विवेलेंट पॉइंट पर जितना HCl डालना था उससे ज्यादा HCl डाला, यानी कि इन दो लिमिट्स के बीच में, तो अब आपके पास सॉल्यूशन में ये और ये बचेंगे। सॉल्यूशन में सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे अकेला ये बचेगा, फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे अकेला ये बचेगा, फर्स्ट इक्विवेलेंट आने से पहले ये दो बचेंगे, तो फिर सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट आने से पहले भी ये दो बचेंगे। इन दोनों में फिर से एक रिलेशन दिख रहा है, ये एसिड क्योंकि इसके पास ज्यादा H+ है, और ये इसका कंजुगेट बेस, फिर से ये दोनों मिलके बफर सॉल्यूशन बनाएंगे, और ये बफर सॉल्यूशन में अब की बार ये एसिड है और ये उसके रिस्पेक्ट में कंजुगेट बेस है। तो यहां पर भी जहां पीएच नियरली कांस्टेंट रह रही है, ये रीजन भी एक बफर सॉल्यूशन है H2CO3 और HCO3 माइनस का, जिसमें एसिड का रोल प्ले कर रहा है H2CO3, ये उसका कंजुगेट पार्टनर। तो इस बफर सॉल्यूशन की पीएच फिर से कैसे निकलेगी? पीएच इज pKa प्लस लॉग, अब आप बताओ, डैश अपॉन डैश। ऊपर किसको रखो, नीचे किसके रखो? ऊपर किसकी कंसेंट्रेशन होगी और नीचे किसकी कंसेंट्रेशन होगी? ऑब्वियसली HCO3 माइनस ऊपर और H2CO3 नीचे। सो दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू बफर हेंडरसन इक्वेशन। लेकिन यहां pK किसका रखना है?
जो एसिड का रोल प्ले करेगा, H2CO3 का pK, जो कि pKa1 यूज होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने HCl इतना डाल दिया, सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया, उसके बाद सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे ये खत्म हो गया। जब ये खत्म हो गया यानी कि कार्बोनेट पूरा खत्म हो गया, ये पूरा खत्म। अब सॉल्यूशन में सिर्फ H2CO3 है, सिर्फ H2CO3। आपने और HCl डाला, और ज्यादा HCl डालना शुरू कर दिया, तो अब ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, जब HCl आई जा रहा है HCl और H2CO3 वीक एसिड है, तो मिक्सचर ऑफ वीक एसिड है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड जो HCl है वो H2CO3 पे फिर से कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा। तो ये वाला रीजन अगर आप और आगे चले जाओ एक्सट्रीम रीजन में, जहां pH ऑलमोस्ट फिर से कुछ कांस्टेंट दिखा रही है, हम इसे डायरेक्टली बोलेंगे कि यहां पर जितनी भी H+ की टोटल कंसेंट्रेशन है वो दो एसिड से आ रही है, HCl और H2CO3। पर क्योंकि HCl ने H2CO3 पे कॉमन आयन इफेक्ट लगाया, तो मेजर सोर्स ऑफ H+ सॉल्यूशन में कौन होगा, HCl या H2CO3? जब HCl ने H2CO3 पे कॉमन आयन इफेक्ट लगाया, स्ट्रॉन्ग एसिड ने वीक एसिड को और वीक बना दिया, तो सॉल्यूशन में टोटल H+ की कंसेंट्रेशन का मेन सोर्स क्या होगा, HCl। तो मैं बोलूंगा ये रीजन हमें सिर्फ इतना दिखाएगा कि pH is minus log H+, which is H+ coming from mainly HCl। अगर आपको ये चीज पता लग जाए कि ये ग्राफ के डिफरेंट रीजन में क्या क्या बनेगा, तो आपका टाइट्रेशन का पूरा टॉपिक कवर होता है। अगर आपको ये सब चीज समझ में आई है, तो जैसे जैसे आप HCl बढ़ाते जाओगे pH फिर से नियरली कांस्टेंट की तरह दिखनी शुरू हो जाती है, जो ये बताता है जब आप एक मिक्सचर में स्ट्रॉन्ग एसिड और मिलाते जा रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड, pH फिर से कुछ कांस्टेंट टाइप दिखेगी। तो ये आप रफली ये एक अप्रोक्सीमेट रीजन से टाइट्रेशन करके जो एक बच्चे को पता होनी चाहिए। अब दूसरी चीज, अब मैं एक ग्राफ आपसे पूछूंगा और आपने मुझे बताना है, मैं एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन दे रहा हूं, आपने मुझे बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत है। उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको टाइट्रेशन कर्व प्रिडिक्ट करना आ गया। टाइट्रेशन कर्व के बेस पे जो न्यूमेरिकल है वो हमने आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 2 में कर लिए थे, ये pH निकालने वाले। लेकिन टाइट्रेशन कर्व के बेस पे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वो हम इस वक्त सीख रहे हैं। और जेई एडवांस को आजकल न्यूमेरिकल से ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पसंद है, वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी मांगता बच्चे से। तो अगर आपको टाइट्रेशन कर्व में ये समझ में आ गया कि यहां कौन कौन होगा, यहां कौन कौन होगा, यहां कौन कौन होगा, तो आप समझ लो कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। अगर आपको यह पता लग गया पहले इक्विवेलेंट पॉइंट पे कौन अकेला बचेगा, सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे कौन अकेला बचेगा, हर रीजन में pH कैसे निकालनी है, यू आर वेरी सेफ। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओगे, मैं एक सवाल जो ये कर रहे थे ना, मैं वही पूछना चाह रहा हूं। यहां पे pH किसके कारण होगी, HCl नहीं डाला, 0 HCl डाला, उस वक्त कोनिकल फ्लास्क में सिर्फ कौन था हमारी कोनिकल फ्लास्क में, ये किसकी टाइट्रेशन कर रहे थे आप, Na2CO3 की। यानी कि इस समय सॉल्यूशन में सिर्फ काम की चीज कौन सी थी, Na2CO3 में इज इट एसिड बेस सॉल्ट या एम्फोटेरिक, इज इट एम्फोटेरिक? क्या ये H+ गेन लूज कर सकता है, ऑब्वियसली नहीं यार, नो वे। तो सोडियम कार्बोनेट जब एक सॉल्ट है, इसके कौन से आयन के कारण pH हाई है, क्या सोडियम प्लस के कारण या कार्बोनेट के कारण? तो ये टॉपिक
कौन सा बन गया? जब सोल्यूशन में सिर्फ कार्बोनेट है, उस समय आपने कोई HCl नहीं डाला, सोल्यूशन में सिर्फ कार्बोनेट आयन है। तो अब पुलक ने बहुत अच्छा आंसर दिया, ओपोफोन ने बहुत अच्छा आंसर दिया, सुहानी ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि अब की बार टॉपिक बन गया सिर्फ सोल्यूशन में कार्बोनेट आयन अगर है तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, और वो भी एनायनिक हाइड्रोलिसिस। एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेस द पीएच। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? 7 + ½ pKa प्लस log C। आपको याद है pK की कौन सी वैल्यू रखनी सिखाई थी? जब ये कार्बोनेट है, इस पे चार्ज 2 है, तो pKa 2 किसका? H2CO3 का pKa 2। तो अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि लाइक 0 पॉइंट पे जब आपने कोई HCl नहीं डाला तो सोल्यूशन में सिर्फ कौन है? कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट में कार्बोनेट एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा, तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से बफर बना, फिर एम्फोटेरिक बना, फिर बफर बना, फिर वीक एसिड बना, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर, स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया। तो अब मैं इसी तरह के एक सवाल आपसे पूछूंगा, आपको मुझे ये बताना है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। विच ग्राफ इज करेक्ट? सबसे पहले तो ये बताओ विच ग्राफ इज करेक्ट। आइडियली मैं आपका टाइट्रेशन कर्व का टॉपिक कवर कर चुका हूं पूरा। अगर आपने सोडियम कार्बोनेट HCl वाला क्वेश्चन पूरा समझा है, आप मान के चलो कि आपका टाइट्रेशन कर्व खत्म हो चुका है। हाँ जी, आंसर इज दिस इज A, B, C, D। आंसर इज A एंड B। बिल्कुल ठीक। कैसे करना था? आपने ये कैसे पहचाना कि ये दो हो सकते, ये क्यों नहीं हो सकता? इसमें गलती क्या है? इसमें गलती क्या है? ये ग्राफ कब आता है? जब एसिड और बेस में दोनों का n फैक्टर 1 1 हो। क्योंकि यहां पर कितने इक्विवेलेंट पॉइंट आ रहे हैं? वर्टिकल लेंथ कितनी आ रही है? 1। तो दिस टाइट्रेशन इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू वीक स्ट्रॉन्ग, मतलब एसिड एंड बेस विद बोथ n फैक्टर 1। यहां क्या है? ये क्यों आपने छोड़ा? इसमें आपको क्या दिख रहा था? फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट, सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट, थर्ड इक्विवेलेंट पॉइंट। तो ये दिखा रहा है कि किसी ना किसी का एसिड या बेस में से किसी का n फैक्टर 3 है, जबकि दोनों में से किसी का n फैक्टर 3 नहीं है।
अच्छा, और दूसरी चीज HCl डाल रहे हो तो पीएच बढ़ कैसे रही है? पीएच तो घटनी चाहिए, ये भी गलती है इसमें। अच्छा, अब सोडियम ऑक्सलेट जब HCl के साथ टाइट्रेट करेगा तो मुझे ये बताओ कौन कौन से रिएक्शंस होंगे? काम की चीज कौन सी समय, कौन सा आयन काम का है हमारे? सोडियम प्लस या ऑक्सलेट? ऑब्वियसली सोडियम प्लस का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, तो ऑक्सलेट इज C2O4 माइनस, और जब ये HCl से रिएक्ट करेगा इट विल प्ले द रोल ऑफ डैश, एसिड या बेस? इट विल प्ले द रोल ऑफ बेस। ये कितने H प्लस ले सकता है? 2। तो जब ये 2 H प्लस गेन करेगा तो ये पहले स्टेप में बनाएगा HC2O4 माइनस प्लस Cl माइनस। फिर सेकेंड स्टेप में HC2O4 minus will react with HCl to form oxalic acid. अब मुझे ये बताओ फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे सॉल्यूशन में कौन होगा? फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे हमारे पास सॉल्यूशन में कौन होगा? ओनली दिस। अच्छा, 0 वॉल्यूम HCl का डाला तो सॉल्यूशन में सिर्फ कौन है? अगर हमने कोई HCl का वॉल्यूम नहीं ऐड किया, सॉल्यूशन में HCl डाला ही नहीं, ये डाला ही नहीं, सॉल्यूशन में सिर्फ कौन है? ऑक्सलेट। तो उस समय पीएच कैसे निकालोगे? When volume of HCl added is 0, सॉल्यूशन में सिर्फ कौन है? ओनली स्पीशीज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज ऑक्सलेट। तो टॉपिक कौन सा हो जाएगा उस समय? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ एनाइन, पॉलीवेलेंट एनाइन। और एनाइनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो जो भी ग्राफ में स्टार्टिंग होगी ये पीएच वैल्यू, क्योंकि एनाइन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस से पीएच बढ़ती है, तो 7 से बड़ी होगी, तो ये जो ग्राफ में स्टार्टिंग होगा ये पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी। तो हम कहेंगे कि उस समय पीएच कैलकुलेट करने का एक्सप्रेशन 7 प्लस हाफ pKa प्लस log C। यहां पर pKa कौन सा लेना है? ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड के 2 pK वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होंगे। मान लो मैंने आपको ऐसा बोल दिया pKa1 of oxalic acid is 4.3, pKa2 of oxalic acid is 8.4। तो डेफिनेटली आप बता सकते हो कि यहां पर आपने कौन सा pK लेना है? pKa2। और अगर मैंने आपको यह बोल दिया कि मैं इस टाइट्रेशन को करते वक्त ऐसे मैंने बोल दिया 0.1 मोलर सोडियम ऑक्सलेट इज ट्रीटेड विद HCl, तो अब मेरा सवाल ये है, इस वक्त आप C की वैल्यू क्या रखोगे? C की वैल्यू क्या होनी चाहिए? किसकी C, किसकी कंसंट्रेशन है? सोडियम ऑक्सलेट की अगर मोलैरिटी पता है तो आपको C किसकी कंसंट्रेशन रखनी है? सोडियम आयन की या ऑक्सलेट आयन की या सोडियम ऑक्सलेट की? Obviously you have to put the concentration of that ion which is undergoing hydrolysis, and hydrolysis ऑक्सलेट का हो रहा है। तो सोडियम ऑक्सलेट की मोलैरिटी अगर 0.1 है तो ऑक्सलेट की मोलैरिटी 0.1 ही होगी, क्योंकि सोडियम ऑक्सलेट डिसोसिएट करके 2Na प्लस एंड ऑक्सलेट बनाएगा। तो इसकी मोलैरिटी अगर 0.1 है तो इसकी मोलैरिटी 0.2 और इसकी 0.1 होगी। तो आप यहां पर मुझे बताओ आंसर क्या आएगा? अगर pK2H2CO3 का 8.4 है, log C is 0, C is 0.1, तो ये बताओ यहां पे pH की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आने वाली है? 7 प्लस हाफ 8.4
प्लस लॉग 0.1, ये बनेगा 7.4/2, 3.4, 3.2, दिस इज 8.4, दिस इज -1, log 0.1 इज -1, तो ये बनेगा 7.4, 7.4 डिवाइड बाई 2, 3.7 प्लस 7, 10.7। तो आप बोलोगे ग्राफ में स्टार्टिंग में ये जो पीएच आएगी ये नियरली 10.7 होगी। अब मेरा सवाल होगा विच इज प्रेजेंट एट फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट। फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे सॉल्यूशन में कौन सी चीज होगी, ये या ये? आप ये डाल रहे हो, स्टार्ट आपने यहां से किया, रिएक्शन का पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है। तो फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे इसके इक्विवेलेंट और इसके इक्विवेलेंट बराबर होंगे, तो सॉल्यूशन में सिर्फ ये बनेगा। तो HC2O4 माइनस जब बनेगा सॉल्यूशन में सिर्फ एट फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट ओनली HC2O4 माइनस इज फॉर्म्ड। तो पीएच कैसे निकालोगे? इसकी नेचर देखो, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक, सॉल्ट। HC2O4 माइनस, दिस इज एम्फोटेरिक एनायन, तो उस समय पीएच क्या होगी? pKa1 प्लस pKa2 का एवरेज। तो आंसर क्या आएगा? 4.3 प्लस 8.4 डिवाइड बाई 2, कितनी आएगी पीएच? 12.7/2। 12.7/2 कितना होगा? 12.7/2 विल बी 6.35। तो मैं बोलूंगा इस ग्राफ में, इस रीजन में, ये जो वर्टिकल पार्ट दिख रहा है थोड़ा सा, इसमें कहीं ये पीएच वैल्यू 6.3 होगी। ये पहला इक्विवेलेंट पॉइंट है। शिवम, मेरे को अभी सलाह देना बंद कर दे, चुपचाप पहले देख ले। अकेला तू नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में। अब मुझे एक चीज ये बताओ, अगर हमने HCl का इतना वॉल्यूम डाला जो कि इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू के बीच में कहीं है, इतना HCl नहीं डाला मैंने ताकि इक्विवेलेंट पॉइंट ना आ जाए। मैंने HCl फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट लाने के लिए जितना वॉल्यूम चाहिए उससे थोड़ा कम डाला है, तो उस समय सॉल्यूशन में ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो ये दोनों मिलके बफर बनाएंगे। तो अगर मैंने पूछा कि अगर इन दोनों से मिलके एक बफर सॉल्यूशन बनेगा तो उस बफर सॉल्यूशन की पीएच की रेंज क्या होगी? अब मैंने बफर सॉल्यूशन की पीएच की रेंज पूछी है, राइट? तो अब यहां पे, अरे यार मैंने ये गलत लिख दिया, ये H2C2O4 आएगा, ऑक्सैलिक एसिड, सॉरी। जब सॉल्यूशन में मैंने HCl इतना मिलाया है कि ये खत्म हो जाए, यानी कि इतने वॉल्यूम से पहले पहले तक, यानी कि इसके इक्विवेलेंट कम है पर इन दोनों की प्रेजेंस हो गई सॉल्यूशन में, तो ये दोनों मिलकर बफर सॉल्यूशन बनाएंगे। और जब ये दोनों बफर सॉल्यूशन बनाएंगे तो पीएच pKa प्लस लॉग ऑक्सैलेट अपॉन बाई ऑक्सैलेट आयन होगा। दिस इज एसिड एंड दिस इज इट्स कंजुगेट पार्टनर। पर यहां pK किसका रखना है? pK किसका रखना है? HC2O4 माइनस का या H2C2O4 का? HC2O4 माइनस का pK रखना है, इसका। लेकिन इसका pK क्वेश्चन में हमें H2C2O4 के pK से पकड़ना है, तो हमें लेना पड़ेगा सेकंड pK। तो अब अगर ये pK2 8.4 है और हमें पता है कि बफर सॉल्यूशन बनते वक्त ये जो रेंज होती है ये 0.1 से 10 के बीच में होती है, तो मैं क्या बोलूंगा? अगर ये वैल्यू 0.1 है तो pH की वैल्यू आएगी 8.4 माइनस 1 विच इज 7.4। और अगर ये वैल्यू 10 आ गई, ये रेशो 10 आ गई, तो log 10 है 1,
तो तब ये पीएच की रेंज 7.4 से 9.4 बन गई। यानी कि जब तक इस ग्राफ में आप 7.4 से लेके 9.4 के बीच में हो, यानी कि यहां कहीं, ये तो 10.7 वाला पॉइंट है, ये 6.3 वाला पॉइंट है, बीच में जहां से लेके जहां तक ग्राफ में, अगर मैं इसको थोड़ा ब्रॉड बनाऊं, अगर ये 10.7 है और यहां कहीं इक्वलेंट पॉइंट आया 6.3 पे, तो 6.3 और ये 10.7 के बीच में ये रेंज आएगी 7.4 से 9.4 कहीं। तो हम बोलेंगे कि यहां से लेके यहां तक हमें ये पूरा रीजन बफर का मिलेगा। मैं एग्जैक्ट पॉइंट नहीं, बस अंदाजे लगाने सिखा रहा हूं आपको कि ग्राफ में अगर आपने ये 6.3 की पीएच आपको पता लग गई इक्विवेलेंट पॉइंट पे, तो ये जो ऊपर 10.7 से 6.3 के बीच में कहीं ये दो नंबर आपने ढूंढने हैं, pk2 +1 pk2 -1। तो ग्राफ में अगर यहां प्रॉपर लेबलिंग करके मिल गई आपको, तो आप बोलोगे कि इस रेंज में अपने पास जहां भी कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ का ये जो रीजन है, ये एक बफर सोल्यूशन का है। और उस बफर सोल्यूशन के दो कंपोनेंट कौन से हैं? ऑक्सैलेट एंड बाइऑक्सैलेट। सो दिस इज बफर रीजन फ्रॉम ऑक्सैलेट टू बाइऑक्सैलेट। अब सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे सोल्यूशन में सिर्फ कौन होगा? सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे सोल्यूशन में ये दोनों भी खत्म हो जाएंगे, तो सोल्यूशन में सिर्फ H2C2O4 बनेगा। तो उस समय आप पीएच कैसे निकालोगे? आपको यह पता है कि ये 0.1 मोलर सोडियम ऑक्सैलेट है, ये पूरा खत्म हो जाएगा, उससे कितना ऑक्सैलिक एसिड बनेगा? ये 0.1 मोलर था और ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, अब ये बना है आपके पास। तो जो पूरी रिएक्शन है, दोनों स्टेप्स को ऐड कर दो, दोनों स्टेप्स को पहले ऐड कर दो। फाइनल इक्वेशन क्या बन गई? ऑक्सैलेट प्लस 2HCl गिव्स H2C2O4 प्लस 2Cl माइनस। दोनों स्टेप्स ऐड कर दो। अगर ये 0.1 मोलर है, क्योंकि 1:1 के रेशो में है ये कोफिशिएंट्स, तो फिर ये भी खत्म होने के बाद ये 0.1 मोलर बनेगा। और अब क्योंकि सॉल्यूशन में सिर्फ वीक एसिड है, वीक एसिड, वो भी डाइप्रोटिक, तो उस समय सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे जो पीएच वैल्यू आएगी वो निकाल के बताओ कितनी आएगी एट सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट। What will be pH at second equivalent point? अप्रोक्सीमेटली कैसे निकालोगे? pH इज हाफ pKa1 माइनस log C। तो ये बन जाएगा हाफ pK1 की वैल्यू 4.3 माइनस log 0.1, तो ये बन जाएगा 5.3 का हाफ, और 5.3 का हाफ इज 2.65। तो मैं बोलूंगा सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे ये जो पीएच आएगी वो 2.65 होगी और सोल्यूशन में सिर्फ ऑक्सैलिक एसिड बनेगा। अब मुझे बताओ यहां पर क्या होगा इस रीजन में? यानी कि मैंने इतना HCl डाला
जो कि फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट लाने के लिए जितना वॉल्यूम चाहिए और सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट लाने के लिए जितना वॉल्यूम चाहिए, मैंने इसके बीच का वॉल्यूम कुछ डाला HCl का, यानी कि ये बचा है और ये बचा। तो सॉल्यूशन में ये दो कंपोनेंट बचे, तो फिर से बफर सॉल्यूशन बनेगा। तो बफर सॉल्यूशन की रेंज फिर से प्रेडिक्ट करनी है, तो फिर से आप बफर इक्वेशन लगाओगे, pH इज pKa प्लस log कंसेंट्रेशन ऑफ दिस कंजुगेट बेस अपॉन वीक एसिड। अब की बार यहां pK किसकी रखनी है? ऑक्सैलिक एसिड की खुद की। और pK कौन सा लेना है? pK1, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड का pK यूज होगा। फिर से ये रेंज 0.1 से 10 के बीच में होनी चाहिए, तो 0.1 से 10 के बीच में ये वैल्यू अगर 4.3 है pK1, तो एक बार ये रेशो 0.1 रख दो, एक बार ये रेशो 10 रख दो, तो आप बोल सकते हो कि ये जो रेंज होगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू कितनी होगी? ये देखो नीचे जा रहे हो pH घटेगी, दो वैल्यू आई ना, 5.3 एंड 3.3, तो ऊपर वाला पॉइंट 3.3 और नीचे वाला 5.3, pH तो नीचे जाके घटती जा रही है ना। तो ये ग्राफ में पॉइंट 3.3 और ये 5.3, ऐसे बोलूं, ये पॉइंट पे pH 3.3, ये पॉइंट पे pH 5.3, ये सही है ना? नहीं, क्योंकि pH घट रही है नीचे की तरफ, यानी कि ये 5.3 और ये 3.3 वाला जो रीजन होगा, ये फिर से एक बफर सॉल्यूशन होगा। अगर आपको इतना करना आ गया, आप जेई एडवांस के लायक पूरे तैयार हो टाइट्रेशन कर्व का क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि वो ऐसे डिट्टो क्वेश्चन ऐसे पूछते, डिट्टो, कुछ आगे पीछे अलग नहीं होता। वो आपसे अगर सवाल टाइट्रेशन कर्व पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, कंसेप्चुअल, तो वो बिल्कुल इसी टाइप का होगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा उसमें, अब आप पूरा अपने आप खुद करोगे। अगर किसी को लग रहा है ना कोई सवाल कराइए, भाई साहब ये सवाल थे, ये सवाल थे, ये कोई बवाल नहीं था, ये टाइम पास नहीं था। नोट कैसे करें? नोट ऐसे ही करना है, समझ समझ के ही करना है। जिसको नोट करने का पूछना आता है ना, उसको तो पता नहीं क्या बताऊं अब मैं। नोट कैसे करना है? बस ड्रॉ करो, समझो, बस लिखो। .01 molar H3PO4 is titrated against NaOH. pKa1 of H3PO4 is 3, pK2 of H3PO4 is 7, pKa3 of H3PO4 is 11. This is A point,
this is B point, this is C point, this is D region, this is E region, this is F region, this is G region. ये डिफरेंट रीजन्स हैं. D region, A point, E region, B point, F region, C point, G region. Against NaOH. You have to fill in the blanks. How many kind of mixed buffers are formed till the end of titration? What is pH at F region? What is pH range at F region? What is pOH at A point? Name the point corresponding to third equivalent point. Which species exist predominantly in the solution when volume of NaOH added is such that pH of resulting solution is nine. In which region pH of solution can be pOH of solution can be
लेस देन 11। नहीं, what is pH when this is Q point. एक क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं, which species is dominant in the solution when pH is 7? प्रीडोमिनेंटली या डोमिनेंट मीन्स का मतलब कौन सी स्पीशीज सोल्यूशन के अंदर मेजर क्वांटिटी में होगी, लाइक H3PO4 ज्यादा होगा, या H2PO4 माइनस ज्यादा होगा, या HPO4 माइनस ज्यादा होगा, या फॉस्फेट ज्यादा होगा। प्रीडोमिनेंट का मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में होगी। एट pH 10.8.4 concentration of dash is maximum. करो, मैं वेट कर रहा हूं। अब पहले सारे कर लो, फिर मैं बारी बारी से आंसर दूंगा। अगर इसके मैंने 1 2 3 4 5 6 7 रिपीट हो गया ना, 8 9, अगर 9 में से 7 भी ठीक कर दिए तो अपनी कॉपी में मेरी तरफ से लिख लेना, आई एम डूइंग बेस्ट, आई विल नेवर लेट डाउन माई कॉन्फिडेंस। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। अगर 9 में से 7 क्वेश्चन आप कर पाए, 8 और 9 कर दिए तो बल्ले बल्ले। आराम से टेक योर टाइम, 10 मिनट्स। बट ये मान के चलना कि जितना भी आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है, ये आने वाले आज और कल वाले 2 लेक्चर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एंड दोज हु आर अटेंडिंग द क्लास लाइव, दे आर डेफिनेटली लकी वंस।
करें स्टार्ट, चलो अब देखते हैं। एंड आई एम एक्साइटेड टू सी कि कितने लोगों का पूरा ठीक होता है। तो सबसे पहले हमें पता है कि H3PO4 NaOH के साथ जब रिएक्ट करेगा, बिकॉज इसके 3 H प्लस है, तो ये 3 स्टेप्स में H प्लस लूज करेगा टोटल, यानी कि इसके 3 इक्विवेलेंट पॉइंट आएंगे इस टाइट्रेशन में। तो ये जब पहला H प्लस लूज करेगा तो ये बनाएगा NaH2PO4 प्लस वाटर। उसके बाद बनने वाली स्पीशीज एम्फोटेरिक है, तो ये NaOH के साथ मिलके अब ये H प्लस लूज करेगा और ये OH माइनस, और ये बनाएगा Na2HPO4 प्लस वाटर। अब बनने वाली एम्फोटेरिक स्पीशीज Na2HPO4 NaOH के साथ मिलके सोडियम फॉस्फेट बनाएगी। तो पहला सवाल तो यह कि आपको कितनी तरह के मिक्स्ड बफर मिलेंगे, तो आंसर आना चाहिए कि 3 तरह का बफर मिलेगा, क्योंकि बफर सॉल्यूशन तब बनेगा जब इसका और इसका मिक्सचर होगा। पहली बात तो ये इनका और इसका मिक्सचर, सेकेंड टाइम इसका और इसका मिक्सचर, थर्ड टाइम इसका और इसका मिक्सचर। तो 3 तरह का बफर बनता है। फर्स्ट सवाल का आंसर इज 3। There is 3 kind of the buffer. This plus this can form buffer. This plus this can form buffer. And this plus this can form buffer. I hope कि पहला सवाल ठीक हो गया होगा। Okay. What is pH at F region? F region ग्राफ में अगर मैं देखूं तो ये हमारा पहला इक्विवेलेंट पॉइंट है, ये हमारा दूसरा इक्विवेलेंट पॉइंट है, और ये हमारा तीसरा इक्विवेलेंट पॉइंट है। तो अगर हमें उसने बोला है कि व्हाट इज पीएच एट एफ रीजन, एफ रीजन का मतलब कि ये वो रीजन है जब हम अभी अपने सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट और थर्ड इक्विवेलेंट पॉइंट के बीच में है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले इक्विवेलेंट पॉइंट पे तो ये अकेला बनेगा, क्योंकि इन दोनों के इक्विवेलेंट खत्म हो चुके होंगे। सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे ये दोनों खत्म हो चुके होंगे, ये अकेला बनेगा, और थर्ड इक्विवेलेंट पॉइंट पे ये दोनों खत्म हो चुके होंगे, ये अकेला बनेगा। पर एफ रीजन एक ऐसा रीजन है जो सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट और थर्ड इक्विवेलेंट पॉइंट के बीच का है। इसका मतलब उस समय सॉल्यूशन में ये दोनों बचे होंगे, यानी कि सॉल्यूशन में ये दोनों होंगे उस समय, क्योंकि सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे ओनली दिस विल एग्जिस्ट, फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे ओनली दिस विल एग्जिस्ट, और थर्ड इक्विवेलेंट पॉइंट पे ओनली दिस विल एग्जिस्ट। क्योंकि फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब इसके और इसके इक्विवेलेंट बराबर, ये पूरे पूरे खत्म, सॉल्यूशन में सिर्फ ये। सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे ये दोनों खत्म, तो ये थर्ड इक्विवेलेंट पॉइंट पे ये दोनों खत्म और ये अकेला। तो जब तक हम सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट और थर्ड इक्विवेलेंट पॉइंट के बीच में कहीं हैं, तो इसका मतलब आप उस समय सॉल्यूशन में इतना NaOH मिलाए हो जिससे ये और ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उस समय ये दोनों मिलके एक बफर सॉल्यूशन बना रहे होंगे, और उस बफर सॉल्यूशन में pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग। दिस इज नाउ एसिड, इसके रिस्पेक्ट में ये कंजुगेट बेस, क्योंकि यहां पर काम की चीज कौन सी है, HPO4 2- और यहां काम की चीज है फॉस्फेट। सोडियम प्लस का तो कोई रोल ही नहीं। तो HPO4 2- विच इज एन एसिडिक कंपोनेंट ऑफ द बफर, इसका कंजुगेट पार्टनर ये है। तो इसके लिए हम लिखेंगे log PO4 3- अपॉन HPO4 2- का रेशियो। और क्योंकि ये एसिड का रोल प्ले कर रहा है, तो हमें यहां पे pKa HPO4 2- के लिए लिखनी है,
और HPO4 2 माइनस के लिए H3PO4 का कौन सा पीके यूज करूं, पीके 1, 2 या 3? आंसर इज 3, क्योंकि जब ये दोनों बफर बनाएंगे तो इसका पीके यूज होगा, यानी कि पीके 1। जब ये दोनों बफर बनाएंगे तो इसका पीके यूज करना है, यानी कि H3PO4 का पीके 2। जब ये दोनों बफर बनाएंगे तो इसका पीके यूज करना है, यानी कि H3PO4 का थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो आई होप कि आपने यहां पर ये चुनना ठीक, आपने सही से सीख, मतलब यू फाउंड इट करेक्ट कि पीके 3 आना चाहिए। अगर आप पीके 3 सही पकड़े हो तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब उसके बाद आपको पता है कि ये बफर सॉल्यूशन की रेंज क्या है, 0.1 से 10 के बीच में। तो पीके 3 प्लस लॉग 0.1, पीके 3 माइनस लॉग 0.1 और पीके 3 11 है, तो 11 प्लस 1 12 और 11 माइनस 1 10, यानी कि आंसर आएगा 10 से 12 की पीएच की रेंज में होगा। यानी कि इस सवाल का आंसर बना कि ये बफर रीजन ऑलमोस्ट पीएच 10 से 12 के बीच में होगा। अब यहां पे व्हाट इज पीओएच एट ए पॉइंट, और अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो ए पॉइंट पे तो पहला इक्विवेलेंट पॉइंट आया, और पहले इक्विवेलेंट पॉइंट में ये दोनों खत्म हो गए, सॉल्यूशन में सिर्फ ये बचा था विच इज एम्फोटेरिक स्पीशीज। और एम्फोटेरिक स्पीशीज में काम की चीज कौन सा आयन है, H2PO4 माइनस। इन आयन का चार्ज देख लो, जितना इसका चार्ज है वो pKa1 pKi प्लस pKj/2। आई इज चार्ज ऑन दिस आयन। ट्रिक्स अपनी काम आ रही है ना आज, यूसी का नतीजा फटाफट क्वेश्चन हो गया। तो अब ये बनेगा एक एम्फोटेरिक स्पीशीज, तो ये pH इज इक्वल टू pK1 और pK2 की एवरेज लेनी पड़ेगी पहले इक्विवेलेंट पॉइंट पे, जो कि आंसर आएगा pH इज 3 प्लस 7/2 5, लेकिन मैंने POH पूछा है तो आंसर है 9, और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पे कोई ना कोई तो गलत हुआ है, किसी ना किसी का तो गलत हुआ कि सर मैंने 5 कर दिया। और ये होती सिली मिस्टेक, जिसका आप भूल के भी मैं कहूंगा ये ब्लंडर है। जिसने तो यहां पर 5 पुट कर दिया, क्या काम से, उसने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। ऐसे को बोलूंगा मैं ढक्कन बंदा, जिसको आता था आने के बाद भी गलत कर दिया। जो भी है, पर पक्का होगा, क्योंकि पहली बार करते वक्त कोई ना कोई ह्यूमन है, सारे गलतियां तो हर कोई कर सकता है, किसी से भी हो सकती है। नहीं हुई गलती तो बहुत अच्छी बात है, पर यह गलती टेस्ट में जरूर होती है बच्चों से। नेम द पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू थर्ड इक्विवेलेंट पॉइंट। तीसरा इक्विवेलेंट पॉइंट कहां आया है, सी पॉइंट पे, तो आंसर इज सी। ये फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट वर्टिकल लाइन, सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट ये थर्ड इक्विवेलेंट पॉइंट वाला रीजन जहां वर्टिकल लाइन आ रही है। Which species exist predominantly in the solution when volume of NaOH is added such that the pH of resulting solution is 9? यानी कि वो पूछ रहा है सोल्यूशन में डोमिनेटिंगली सोल्यूशन में कौन होगा जिस समय pH 9 होगी। pH 9 कब आएगी, जब ये pH pKa2 और pK3 की एवरेज होगी। और जब ये एवरेज हो रही है पीके 7 और 11 का एवरेज, ये तब होता है जब सॉल्यूशन में सिर्फ एम्फोटेरिक स्पीशीज बचे। और ऐसी कौन सी एम्फोटेरिक स्पीशीज होगी सॉल्यूशन में जिसके लिए pKa2 प्लस pK3/2 करना पड़ेगा, जिस A9 पे चार्ज 2 होगा। तो आप बोलोगे इस समय सॉल्यूशन में Na2HPO4 होगा सॉल्यूशन में। और अगर ये किसी पर्टिकुलर बच्चे का सवाल सही है, उसको कोई भी देख के कह नहीं सकता कि ये, अगर असल में इसको लॉजिक नहीं पता, लेकिन ये बंदा धड़ाधड़ क्वेश्चन लेके आता है, मार्क्स तो जल्दी ला रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी अगर ये पार्ट किसी ने ठीक किया, आई एम वेरी हैप्पी। व्हाट इज पीएच रेंज फॉर ई रीजन? ई रीजन, अब ई रीजन कौन सा है, ये फिर से एक बफर सॉल्यूशन है। और जब ये एक बफर सॉल्यूशन है, इस वक्त सॉल्यूशन में ये बफर सॉल्यूशन पहले इक्विवेलेंट पॉइंट और दूसरे इक्विवेलेंट पॉइंट के बीच का है। और पहले इक्विवेलेंट पॉइंट पे ये अकेला बचेगा, दूसरे इक्विवेलेंट पॉइंट पे ये अकेला बचेगा,
तो पहले और दूसरे इक्विवेलेंट पॉइंट के बीच वाले रीजन में ये दोनों होंगे। तो मैं बोलूंगा इस समय इन दोनों ने मिलकर बफर सॉल्यूशन बनाना है, तो ये आएगा पीएच इज pKa प्लस लॉग Na2HPO4 अपॉन NaH2PO4। पर यहां पर pK किसका रखना पड़ेगा, इसका, और इसका pKa H3PO4 का दूसरा pK होगा। और फिर ये रेंज 0.1 से 10 के बीच की, और 0.1 से 10 के बीच का नंबर रख के लॉग वैल्यू लॉग 0.1 लॉग 10 रखे, pK2 पता है 7, तो 7 -1 और 7 +1, तो ये बन जाएगी रेंज 6 to 8। व्हाट इज pH एट Q पॉइंट? Q पॉइंट पे pH कितनी है? Q पॉइंट पे सिर्फ सॉल्यूशन में H3PO4 है, H3PO4 होगा सिर्फ Q पॉइंट पे, क्योंकि उस समय NaOH डाला ही नहीं है। तो अब यहां पे बोलेंगे सीधा pH आएगा हाफ pKa1 माइनस लॉग C। वैल्यू पता थी H3PO4 की 0.01 मोलर। हालांकि मैं यहां पे आपको ये चेक हमेशा सलाह दूंगा कि पहले अल्फा चेक करो। आइडियली हमें अल्फा चेक करना चाहिए। अगर आपको याद हो तो मैं पहले देखूंगा कि अल्फा की वैल्यू Ka/C का रूट Ka1 लेके सॉल्व करना है, क्योंकि H3PO4 की बात हुई। और अगर यहां पे Ka1 10⁻³ है और C की वैल्यू 10⁻² है, ये बन जाएगा 0.1 का रूट। और मुझे लगता है कि ये वैल्यू pKa1 मैंने 3 दी थी ना, तो Ka1 क्या बन जाएगा 10⁻³ और कंसेंट्रेशन मैंने कितनी दी थी 0.01 मोलर। और अगर 0.01 मोलर है तो नीचे 10⁻², तो ये बनेगा रूट 0.1। तो अब मुझे ये बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी 0.1 का रूट। 0.1 का रूट अपने पास कितना आएगा? What will be the value of root of 0.33? बच्चे बता रहे हैं, मतलब ये कंफर्म है कि अल्फा 0.1 से ज्यादा है। और अगर अल्फा 0.1 से ज्यादा है तो मैं pH को सॉल्व करने के लिए पूरा क्वाड्रेटिक बना के निकालूंगा। तो मैं यहां रखूंगा H3PO4 की कंसंट्रेशन अगर 0.01 मोलर थी, इसका एक H+ लूज करवा के, तो ये बनेगा 0.01 माइनस X 0.01 इंटू 1 माइनस अल्फा। तो यहां से मैं अल्फा की वैल्यू निकालूंगा यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन KaC अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। Ka1 रखना है क्योंकि H3PO4 की बात हो रही है, तो यहां से कंसंट्रेशन 10⁻² अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये कट के आएगा 10 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इज 1, 10 अल्फा स्क्वायर इज 1 माइनस अल्फा। तो यहां से मुझे अल्फा की वैल्यू बताओ, यहां से अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी आएगी सॉल्व करके। इसका मतलब ये पार्ट बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ है, और जिसका ये ठीक हुआ है उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। जिसने ये चीज सीख ली कि सर यहां पे अल्फा तो पहले चेक कर लो, उसको तो मैं बोलूंगा गॉड ब्लेस यू, ऑसम, आउटस्टैंडिंग। जिसने ये पकड़ लिया था सर यहां पे अल्फा चेक करो पहले, 0.1 से बड़ा आ रहा है, तो आप सीधा रिलेशन नहीं लगाओगे pH इज हाफ pK माइनस लॉग C। उस बंदे का तो क्वेश्चन हो जाना ये गलत। तो अब यहां से सॉल्व करके मुझे अल्फा की वैल्यू कोई जल्दी से बता दो। 0.27। तो अब आप बोलोगे H+ की कंसंट्रेशन 0.01 अल्फा 0.27 इंटू 0.01 यानी कि 27 इंटू 10⁻⁴,
यहां से pH आएगी माइनस लॉग 27 इंटू 10⁻⁴। यहां से जो आंसर आएगा वो आपका सवाल का जवाब है, जितना भी आ रहा है। ऋषभ क्यों जल्दी बची हुई है तुझे? मुझे तो जरा जल्दी नहीं खत्म करने की, तेरे को पता नहीं क्या है। चलो भाई, Q पॉइंट की pH आ गई, 2 पॉइंट समथिंग आएगी, 2 पॉइंट समथिंग, वो कैलकुलेशन देख लेना। Which species is dominant in the solution when pH is 7? Which species is dominant when pH is 7? यानी कि अब एक बात जरा सोच के देखना भाई साहब ध्यान से, क्या pH pKa 2 के बराबर आ गई? pH pK 2 के बराबर हो गई। अगर आपको याद हो तो किसी जमाने में मैंने क्लास में कुछ एक हिंट दिए थे, हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट, फर्स्ट हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट, सेकंड हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट, थर्ड हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट, कुछ ऐसी बातें बताई थी। और वैसे भी अगर आपको याद हो, किसी भी बफर इक्वेशन में pH इज pKa प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस अपॉन वीक एसिड। जब ये रेशो 1 बन जाती थी तो pH pK के बराबर आता था, आइडियल बफर। तो उसी को मैंने रिकॉल करवाया था इनडायरेक्टली आपसे, और मैंने बोला pH 7 है और pK 2 भी तो 7 है। इसका मतलब यह है कि मैंने वो pH रखी है जहां pK 2 के बराबर। इसका मतलब ऐसा बफर सॉल्यूशन जिसमें वीक एसिड और कंजुगेट बेस बराबर बराबर है, और बराबर बराबर यहां पे एक ऐसा बफर जिसका pKa 2 मुझे लेना पड़े। कौन से बफर सॉल्यूशन, कौन से दो कंपोनेंट के मिक्सचर में मुझे pK 2 लेके हेंडरसन इक्वेशन लगानी पड़ेगी? ऑब्वियसली NaH2PO4 प्लस Na2HPO4, इनका बफर सॉल्यूशन है वो। इन दोनों का मिलके बनाया हुआ बफर में यहां pK 2 प्लस समथिंग कुछ होगा, क्योंकि सेकेंड वाले बफर की रेंज 6 से 8 के बीच में आई थी ना। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा विच स्पीशीज इज डोमिनेंट इन सॉल्यूशन, आंसर इज ये बोथ, ये दोनों। आप ये नहीं बोलोगे नन, क्योंकि अब आपके पास सॉल्यूशन में जब ये दोनों है तो आपके पास H3PO4 नहीं है, 0। फॉस्फेट PO4 3- नहीं है। तो डोमिनेटिंगली स्पीशीज ये दोनों है सॉल्यूशन में। एंड अगेन एक्सीलेंट आउटस्टैंडिंग फॉर दोज जिन्होंने इस पार्ट को बिल्कुल सही करके दिखाया। सो दिस इज NaH2PO4 प्लस Na2HPO4। अब आपको पूछा एट pH 8.4 सॉल्यूशन में कौन सबसे ज्यादा होगा। पहले तो ये बताओ कि 8.4 pH क्या फर्स्ट बफर रेंज में आ रही है? फर्स्ट बफर की रेंज में क्या था सॉल्यूशन में? NaH2PO4 और NaH3PO4 का जो बफर रेंज था वो कितना था? बफर रेंज 2 से 4 के बीच में। पहला बफर की रेंज 2 से 4। दूसरे बफर की रेंज क्या आई थी? 6 to 8। तीसरे बफर की रेंज क्या आई थी? तीसरे बफर की रेंज 10 to 11। और तीसरा इक्विवेलेंट पॉइंट कब आएगा? सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट। डिफरेंट पीएच की जो डिफरेंट वैल्यूज है उनसे देखो कि इस वक्त 8.4 किस रेंज में आ रहा है। 8.4 नंबर किन दो पॉइंट के बीच में आ रहा है? क्या फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट और सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट के बीच में आ रहा है? क्या सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट और थर्ड इक्विवेलेंट पॉइंट के बीच में आ रहा है? ये कौन से रीजन में 8.4 आ रहा है? फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे पीएच थी अपने पास 5, 3 और 7 की एवरेज, सॉरी सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे रेंज थी अपनी 7, 9 और फर्स्ट बफर बना था हमारा 3 से 4 के बीच में, सेकंड बफर बना था 6 से 8 के बीच में। अब थर्ड इक्विवेलेंट पॉइंट पे और सेकंड के बफर की रेंज में यहां कहीं यह आया था 10 to 11 का रेंज, यानी कि यहां कहीं है वो।
पॉइंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रीजन कौन सा होगा, एफ रीजन में पीएच 10 से 11 है, बी रीजन में पीएच 9 है, और 9 और 10 to 11 के बीच का रीजन है वो 8.4, यानी कि एफ और बी के बीच में, है ना, एफ और बी के बीच में बना। और अगर एफ और बी के बीच में बना कहीं, उस वक्त सॉल्यूशन में कौन सी दो चीजें होंगी, सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट से थोड़ा नीचे, सॉरी एफ से बी पॉइंट से थोड़ा नीचे, क्योंकि 9 जो नंबर था वो हमारा था ई और बी के बीच में आएगा। आई एम सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। इस वक्त सॉल्यूशन में अपने पास कौन सी दो चीजें होंगी, सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे तो होगा हमारा कौन सा नंबर, सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे HPO4 2 माइनस अकेला है, HPO4 2 माइनस अकेला सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे जब pH 9 है। और जब ये बफर रेंज बन रही थी, बफर रेंज बन रही थी 6 से 8 के बीच में, जब HPO4 2 माइनस और H2PO4 माइनस था। इसका मतलब यहां पर आंसर आना चाहिए H2PO4 माइनस इज मैक्सिमम, HPO4 2 माइनस इज मैक्सिमम, ये आएगा मैक्सिमम। आई होप कि आपका अब इस सवाल में 9 में से कम 7 तो ठीक हुए होंगे, और अगर 7 ठीक हुए हैं बहुत बड़ी बात है, और अगर किसी के 8 हुए हैं, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, राइट। चलो, तो आपको मैंने टाइट्रेशन के बेसिकली मैंने हर वैरायटी का क्वेश्चन यहां बता दिया। अब मुझे आपको इस पे एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन बताना है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और मुझे एक फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन भी करवाना है। जिसको छुट्टी चाहिए वो अभी क्लास से निकल जाए, उसके लिए है ही नहीं मेरी क्लास। मैं तो अभी पूरा आधा घंटा पढ़ा रहा हूं 12 बजे तक। छुट्टी तो मांगने की जरूरत ही नहीं, सीधा बोल दी, एग्जिट कर दिया मीटिंग को, बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट कर दो। अब इसी टाइट्रेशन कर्व पे मैं अब आपको एक सवाल और टाइप का जो पूछा जाता है, हेडिंग बना दो, चॉइस ऑफ इंडिकेटर। अब मैं सिखाऊंगा कौन सा इंडिकेटर इज बेस्ट टू डिटेक्ट विच एंड पॉइंट। सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर टू चूज द एंड पॉइंट, sorry, to identify the end point। पहले मैं सीधी ट्रिक ही बता रहा हूं। ओपोफोनिका इस ग्राफ के रीजंस, डोंट वरी, आ रहा हूं फुल फ्लैश न्यूमेरिकल पे। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आया तो जेई एडवांस में, जेई मेंस में चांसेस कम है, और ओलंपियाड केवीपीवाई में श्योर शॉट। जब भी आपको कोई बोला जाएगा ना कि पहला इक्विवेलेंट पॉइंट pH 3 पे आया, सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट pH 5 पे आया, तो आपको क्वेश्चन में इंडिकेटर्स के लिए कुछ नाम दिए होंगे, और उन इंडिकेटर्स का एक कांस्टेंट नंबर दिया होगा जिसको बोलते हैं इंडिकेटर कांस्टेंट। जैसे किसी एसिड की पहचान उसका Ka है, किसी बेस की पहचान उसका Kb है, किसी स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की पहचान उसका KSP है, तो किसी इंडिकेटर की पहचान भी KIN है। दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर कांस्टेंट। KIN। जब आप किसी एसिड के लिए Ka वर्ड देखते हो तो उसका pK डिफाइन करते हो, बेस के लिए अगर Kb होता है तो उसका pK भी डिफाइन होता है, सॉल्ट के लिए अगर KSP है तो PKSP भी मैं डिफाइन कर सकता हूं।
तो इंडिकेटर के लिए अगर के आई एन कोई नंबर है किसी इंडिकेटर के लिए, तो उसका पी के आई एन भी डिफाइन होगा, विच इज माइनस लॉग ऑफ के आई एन। मान लो अभी यही सवाल जो भी आपने किया था ना ताजा ताजा, जब हमने H3PO4 में NaOH मिलाया था, ये फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट आया, ये सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट आया, ये थर्ड इक्विवेलेंट पॉइंट आया, और यहां की पीएच मुझे बता दो कितनी कितनी आई थी। पहले इक्विवेलेंट पॉइंट पर पीएच कितनी आई थी, यही क्वेश्चन जो भी हमने ताजा ताजा किया था, 5, 9 और यहां आएगी हाफ, 7 प्लस हाफ pKa3 प्लस log C। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह मालूम है कि मैंने क्यों लिखा pK3 प्लस log C, क्योंकि तीसरे इक्विवेलेंट पॉइंट पे इस टाइट्रेशन में सोल्यूशन में सिर्फ कौन बचा था, सोडियम फॉस्फेट, है ना। थर्ड इक्विवेलेंट पॉइंट पे आपके पास सिर्फ सोल्यूशन में कौन बचा था, Na3PO4, और Na3PO4 में फॉस्फेट एनायन का हाइड्रोलिसिस होना था, तो ये टॉपिक बन गया था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में PO4 3 माइनस के हाइड्रोलिसिस में आप एनायनिक हाइड्रोलिसिस की ये इक्वेशन लगाओगे, और ये वैल्यू आएगी 7 प्लस हाफ pK3 विच इज 11 प्लस log 0.01, क्योंकि H3PO4 की मोलैरिटी जब आपने H3PO4 में तीनों स्टेप्स ऐड करके लास्ट में Na3PO4 बनाया होगा, तो इनका कोफिशिएंट 1:1 की रेशो में है, तो अगर ये 0.01 मोलर है, ये पूरा खत्म होके 0.01 बचेगा, तो ये 0.01 रख के आप पीएच निकाल सकते हो अप्रोक्सीमेटली कितनी, 11.5। अब बच्चों ध्यान से समझना, अब अगर कोई आपसे पूछे ना कि इस टाइट्रेशन में, अगर आपको याद हो मैंने आपको यह पढ़ाया था कि ब्यूरेट है, नीचे कोनिकल फ्लास्क है, ब्यूरेट में से हम NaOH डाल रहे हैं H3PO4 में, लेकिन कब तक NaOH मिलाया जाएगा, जब तक यहां पर हम एक एक्सटर्नल इंडिकेटर, एक कलर्ड डाई बीच में न डाल दें, और वो डाई जब अपना कलर चेंज करेगी वो हमें अंदाजा देगी कि अब NaOH डालना बंद कर दो। तो अगर मैंने यहां एक इंडिकेटर डाला है ना, मैंने एक ड्रॉप इंडिकेटर की डाली, तो आप ये बताओ आप क्या चाहोगे कि पहला इक्विवेलेंट पॉइंट जब आएगा उस समय इस सॉल्यूशन की पीएच 5 होगी ना, यानी कि पहले इक्विवेलेंट पॉइंट के समय इस सॉल्यूशन की जैसे पीएच आपने NaOH की जब इतनी बूंदे गिरा दी, जैसे अंदर पीएच 5 आए, आपको कोई बता दे कि भाई और NaOH मत डालो, पहला इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया। यानी कि हम चाहेंगे कि हमारा इंडिकेटर वैसा हो जो अपना कलर pH 5 पर चेंज कर दे। आइडियली हम चाहते हैं कि हमारा इंडिकेटर ऐसा हो जो इंडिकेटर pH 5 पे अपना कलर चेंज कर दे, और जो हमें बता दे कि जब NaOH की मान लो 10 ml गिराए और अंदर pH 5 बन गई, यहां कलर चेंज हो जाए और हमें पता लग जाए कि NaOH और मत डालो। यानी कि फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पर हमें वो इंडिकेटर यूज करना है जो इंडिकेटर उस समय अपना रंग बदले जब नीचे वाले सॉल्यूशन में pH 5 आ जाए। तो मैं बोलूंगा आई विल यूज दैट इंडिकेटर whose pKin value is 5. दिस इज द क्राइटेरिया। यानी कि आप कौन सा इंडिकेटर चूज करोगे, वो इंडिकेटर जिसका pKin वैल्यू वो pH हो जिस pH पे इक्विवेलेंट पॉइंट आना है। दिस इज द क्राइटेरिया टू सिलेक्ट द इंडिकेटर। यानी कि अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन में बोला कि आई हैव ABCD 4 इंडिकेटर, पहले इंडिकेटर ए इंडिकेटर का pKin है 3 और दूसरे के लिए मैंने बोल दिया pKin है
5.2, तीसरे के लिए pKin है 7.8 और चौथे के लिए pKin है 9.2। अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह का सवाल आ गया तो अब आप वो बताओगे कि आपका करेक्ट आंसर यहां पे कौन सा होगा, ए बी सी डी। पहला इक्विवेलेंट पॉइंट पीएच 5 पे चाहे आ रहा है तो 5 के जो क्लोजेस्ट pKin है, 5 के जो क्लोजेस्ट pKin है, दैट इंडिकेटर वी हैव टू यूज। यानी कि अगर किसी इंडिकेटर का आपको pKin वैल्यू पता है, उससे आप ये बता सकते हो कि किसी पर्टिकुलर एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए क्या वो इंडिकेटर कामयाब है, क्या वो समर्थ है, उस पीएच पे वो अपना रंग बदलेगा। तो अब अगर मैंने आपसे ये पूछा कि मुझे सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट डिटेक्ट करना है, सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट, तो क्या सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए मुझे कैसा इंडिकेटर यूज करना चाहिए, जिस इंडिकेटर का pKin वैल्यू आइडियली 9 है। तो थर्ड इक्विवेलेंट पॉइंट के लिए मुझे डिटेक्शन करनी हो तो मैं कौन सा इंडिकेटर यूज करूं, जिसका pKin 11.3 हो। इसको कुछ लोग टफ क्वेश्चन मानते हैं, पर यहां पर तो डायरेक्ट ट्रिक लगती है। रीजन सारे दूंगा शिवम पटेल, मैं रीजन देने वाला टीचर ही नहीं हूं, मैं तो तुक्के मरवाता हूं यार। तो जब भी कोई मुझे ये कह देगा ना कि इंडिकेटर की सिलेक्शन कैसे करनी है, तो इंडिकेटर की सिलेक्शन आपने ये चीज से देख के करनी कि इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या पीएच है, और अब वो पीएच अगर आपको पता है तो आपने इंडिकेटर का pKin वैल्यू देखना सबसे क्लोज कौन सा होगा। ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, pKin गिवन होगा तभी तो आप क्वेश्चन करोगे। तो ये तो ढक्कन क्वेश्चन है पुलक कि pKin क्या गिवन होगा, बिना pKin देके मैं कैसे पूछ लूं तुमसे। पर क्राइटेरिया क्या है, मुझे ये बताओ, हाउ विल यू सिलेक्ट विच इंडिकेटर टू यूज। दैट इंडिकेटर यू हैव टू यूज जिसका pKin वैल्यू दैट पीएच हो जो इक्विवेलेंट पॉइंट पे सोल्यूशन के अंदर होगी। इक्विवेलेंट पॉइंट के सोल्यूशन की पीएच वैल्यू के करीब करीब pKin वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा एसिटिक एसिड is titrated against NaOH, 0.01 molar acetic acid is titrated against NaOH and pKa of acetic acid is 4.74. Which indicator we should use? A option फिनोल्थलीन, जिसका pKin है 9.3। बी ऑप्शन मिथाइल ऑरेंज, जिसका pKin है 3.4। तो अब आपका फर्ज क्या बनता है, आपको यह चेक करना है कि एसिटिक एसिड और NaOH का जब इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा उस वक्त सॉल्यूशन में क्या बनेगा। जब इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया, देखो ये भी मोनोप्रोटिक, ये भी मोनोप्रोटिक, दोनों का एन फैक्टर 1 1, दोनों का एन फैक्टर इज 1 1। इक्विवेलेंट पॉइंट कब आता है, जब एसिड के इक्विवेलेंट और बेस के इक्विवेलेंट बराबर हो जाए। तो आप पहले तो रिएक्शन लिख के देखो क्या होगा। What will happen once you complete this reaction and equivalent point कितने आएंगे, 1 2 3 4, कितने equivalent point आएंगे। पहले तो ये बताओ, एसिटिक एसिड इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट NaOH, तो जो टाइट्रेशन कर्व होगा एक बार उसको बना लेते हैं। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। अब मैंने आपसे पूछना है कि भाई ये इक्विवेलेंट पॉइंट यहां आ रहा है, यहां पे कहीं, और मुझे ये पीएच बताओ कैसे मिलेगी। What will be the value of a pH? आप कहोगे एसिटिक एसिड NaOH के साथ मिलके सोडियम एसीटेट बना रहा है,
और जब इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा उस समय एसिड और बेस दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होंगे, और जब दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होंगे एट इक्विवेलेंट पॉइंट, इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिटिक एसिड विल बी इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। मैंने कितने इक्विवेलेंट एसिटिक एसिड के लिए, अगर मैंने ये बोल दिया कि आई हैव 50 मिलीलीटर 0.01 मोलर एसिटिक एसिड, सपोज मुझे बता सकते हो मैंने कितने इक्विवेलेंट्स लिए हैं? ऑब्वियसली अगर मैंने 50 मिलीलीटर 0.01 मोलर सॉल्यूशन लिया तो मैंने इसके 5 मिली इक्विवेलेंट, सॉरी 0.5 मिली इक्विवेलेंट्स लिए, ठीक है? तो इसके भी मेरे पास 0.5 मिली इक्विवेलेंट्स बनेंगे। पर एक बात बताओ, जब इक्विवेलेंट पॉइंट आया है आपने उस वक्त जितना यहां वॉल्यूम NaOH का दिया, लेट से ये वॉल्यूम आपको दे दिया 50 मिलीलीटर, सपोज इतना NaOH इसमें मिलाया होगा तभी तो ये बना ना। इक्विवेलेंट पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जितना NaOH आपको डालना पड़ा एसिटिक एसिड में, अगर 50 ml NaOH आपको इसमें डालना पड़ा तब जाके इक्विवेलेंट पॉइंट आया, तो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो 50 प्लस 50 NaOH का 100 मिलीलीटर हो गया। और 100 मिलीलीटर के सॉल्यूशन में मैं इसकी मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी निकाल सकता हूं। मोलैरिटी ऑफ सोडियम एसीटेट या इसकी नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम एसीटेट, कोई भी ले लो क्योंकि इसका n फैक्टर तो 1 ही है, वो क्या होगी 0.5 डिवाइड बाय 100, 0.05 मोलर। आपको मैंने NaOH की मोलैरिटी नहीं दी, इंटेंशनली नहीं दी, वो आप निकाल सकते हो। अब वो आप निकाल सकते हो कैसे? आपको इक्विवेलेंट पॉइंट का वॉल्यूम तो पता लग गया ना NaOH का, ग्राफ से। ग्राफ को देख के NaOH का वॉल्यूम आपको पता लग गया कि इक्विवेलेंट पॉइंट जहां आ रहा है उस वक्त आपको कितना NaOH डालना पड़ा, 50 ml। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या बन गया, 50 ml 0.01 मोलर। जब NaOH के 50 ml से कंप्लीटली इसके इक्विवेलेंट बराबर होंगे तो क्या बता सकते हो NaOH की मोलैरिटी क्या होगी? क्योंकि जितने इक्विवेलेंट इसके उतने इक्विवेलेंट इसके, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर है, तो इसके भी तो 0.5 मिली इक्विवेलेंट होंगे जो NaOH के 50 ml में है। तो 50 ml में अगर इतने मिली इक्विवेलेंट है तो क्या आप NaOH की मोलैरिटी नहीं निकाल सकते? यही तो हमने सीखा था आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 2 में, टाइट्रेशन के न्यूमेरिकल करते वक्त। जब हमें यह पता लग गया कि एसिटिक एसिड 0.01 मोलर है और मोलैरिटी वॉल्यूम 50 ml है, तो इसके अपने पास 50 इंटू 0.01 विच इज 0.5 मिली इक्विवेलेंट है। तो फिर इतने ही इक्विवेलेंट NaOH के होंगे एट द इक्विवेलेंट पॉइंट। और NaOH का कितना वॉल्यूम इक्विवेलेंट पॉइंट पे आपको उस क्वेश्चन में गिवन है 50, तो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा 100। तो उसके 0.5 मिली इक्विवेलेंट 100 ml में है, इसका n फैक्टर 1 है, तो इसके 0.5 मिली इक्विवेलेंट 0.5 मिली मोल भी है। और 0.5 मिली मोल का मतलब डिवाइड बाय 100 कर दूं तो ये 0.005 मोलर है। तो अब मैं यहां से चेक करूंगा सॉल्यूशन में यहां पर जब आपको सोडियम एसीटेट की मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी मिल गई, अब आपको बताना है कि पीएच क्या होगी। तो अब मैं सीधा यहां पे ये लगा सकता हूं कि भाई सोडियम एसीटेट के एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा, और एनायनिक हाइड्रोलिसिस जब होगा तो पीएच 7 से ज्यादा आएगी, यानी कि ये वाला पीएच 7 से बड़ा होगा। आई डोंट नो कितना नंबर होगा, वो आप निकाल भी सकते हो, आपको आता है। अगर ये वैल्यू आपको पता लग गई किसी तरह जो कि 7 से बड़ी है, तो इंडिकेटर भी वैसा लेना जिसका pKin इस पीएच के बराबर है। क्या आप ये पीएच निकाल सकते हो किसी तरह से, जब आपको पता है कि सॉल्ट बचेगा सोल्यूशन में सिर्फ, और उस सॉल्ट के एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा। तो यहां से आप मुझे ये बता दो
अगर आप ये इक्वेशन लगा सकते हो एनाइनिक हाइड्रोलिसिस की 7 + ½ + pK log C, ये pH वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करके? 8.22। इसका मतलब मुझे इंडिकेटर वो चाहिए जो 8.22 के अराउंड pH पे अपना रंग बदले। अब क्वेश्चन में आपको अगर ऐसे दो वैल्यू दे दी, दो इंडिकेटर, तो इनमें से कौन 8.2 के ज्यादा क्लोज है? तो मैं बोलूंगा फिनोल्फथलीन कैन बी यूज्ड। हालांकि ये आइडियल नहीं है, बट आपको इसी तरह के सवाल मिलेंगे। उन्होंने परफेक्ट वैल्यू जो यहां से आ रही होगी वो पीकेआईएन नहीं दिया होगा, तो आपने वो नंबर चूज करना है जो 8.22 के सबसे क्लोज हो। इसलिए इस तरह के सवाल में मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन बन सकते हैं आंसर। मान लो मैंने बोला होता कि ए बी इंडिकेटर है और सी इंडिकेटर एक ऐसा है जिसका पीकेआईएन है 7.3, और मैं पूछूं विच इज द बेस्ट इंडिकेटर, तो आपने 7.3, 9.3 और 3.4 में से देखना है कौन 8.3 के सबसे 8.22 के सबसे क्लोज कौन सा है। जो सबसे क्लोज होगा वो आपका बेस्ट इंडिकेटर होगा। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कितना क्लोज हो, कोई आइडिया नहीं इसका, सबसे क्लोज बताना है। जो जिस इसके साथ उसका डिफरेंस देख लो, अगर पीकेआईएन की वैल्यूज गिवन है जिसका सबसे कम डिफरेंस इसके साथ होगा। अब डेफिनेटली अगर एक ऑप्शन ऐसी आ जाए, मान लो कि यहां पे क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि मान लो कि मैंने आपको ये बोल दिया पीकेआईएन इज 8.3, तो मैं बोलूंगा वो तो बेस्ट इंडिकेटर है। पर अब जो चीज आपके दिमाग में, आपके नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से शब्दों में चली जानी चाहिए, आपको पता होना चाहिए फिनोल्फथलीन का पीकेआईएन 9.3, मिथाइल ऑरेंज का 3.4, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। ये बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये स्कूल एग्जाम में, प्रैक्टिकल में, वाइवा में भी पूछे जाते हैं। अब मुझे एक बात बताना क्या मैं अब यहां पे ये एक स्टेटमेंट अगर दूं तो वो मुझे लगता है गलत नहीं होगी? क्या आप इससे एग्री करोगे? ध्यान से सुनना वो स्टेटमेंट। जब भी कभी एक वीक एसिड की टाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस से होगी, वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगी, तो इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्योंकि सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट के एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा, और एनायनिक हाइड्रोलिसिस पीएच को 7 से बड़ा करेगा। तो जब भी कभी एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, और अगर आपको किसी ने बोला फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज में से विच इज बेटर टू यूज, तो मैं बोलूंगा फिनोल्फथलीन इज बेटर टू यूज देन मिथाइल ऑरेंज। यानी कि मिथाइल ऑरेंज कौन सी टाइट्रेशन में एज ए इंडिकेटर बेस्ट है यूज करना? जब वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो। तो अब आप खुद बताओ मुझे, मिथाइल ऑरेंज कब यूज करोगे? जब एसिड और बेस की टाइट्रेशन हो, बनने वाले सॉल्ट के किस आयन का हाइड्रोलिसिस हो। अब ये आपने मुझे डिसाइड करके बताना है कि सॉल्ट के कौन से आयन का हाइड्रोलिसिस हो, तब पीएच 7 से छोटी आएगी इक्विवेलेंट पॉइंट पे। केटायनिक हाइड्रोलिसिस, और केटायनिक हाइड्रोलिसिस अगर हो तो एसिड और बेस में मुझे बताना है वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड की टाइट्रेशन हो, वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन हो, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, अच्छा ये लिख ही लिया, इन दो में से चूज करना है। केटायनिक हाइड्रोलिसिस कब होगा? हाइड्रोलिसिस उसी के आयन का होता है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट से आता है, तो आंसर इज ए। क्योंकि केटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो केटायनिक हाइड्रोलिसिस के लिए हमें वीक बेस लेना पड़ेगा विद स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट? तो आपको इंडिकेटर को चूज करने का थोड़ा सा अंदाजा मैंने दे दिया। अभी तक मैंने आपको जितना सिखाया, आइडियली टाइट्रेशन का टॉपिक पूरा कवर होता है यहां पे, पर मुझे एक लॉजिक तो आपको देना कि पूरे बड़े लॉजिक के साथ ये क्वेश्चन सिखाना है। तो एक लॉजिक लेके उस पे हम क्लास, चलो अभी तो टाइम हो ही चुका है, तो नेक्स्ट क्लास में आई एम प्रीटी मच श्योर आराम से 2 घंटे में हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका पूरा लॉजिक दूंगा, तो वो क्लास शिवम पटेल के लिए, और लॉजिक देना है और वो सीखना वो बहुत जरूरी है।
और उसमें मुझे आपको इंडिकेटर के जो लॉजिक्स मैंने दिए ना, पी के आई एन के क्लोज हो, क्यों हो, वो सब भी सिखाऊंगा, उसका रीजन भी देना है। तो आइडियली मैं बोलूंगा आज की क्लास में जितना आपने सीखा है, ये एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए सब कुछ आपको बता दिया। अच्छा, एक छोटी सी पॉइंट बता देता हूं, वो कई बार ना एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान से सुनना, ये लाइक जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जितना ये वर्टिकल लेंथ लंबी होगी ना, जितनी ये वर्टिकल लेंथ लंबी होगी, उतनी चॉइसेस ऑफ इंडिकेटर ज्यादा पॉसिबल आप, मतलब अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, ये वर्टिकल लेंथ आपको मैंने दे दी और यहां की पीएच बता दी, मान लो पीएच 3 है और ये पीएच 11 है। छोटा सा पॉइंट है, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, ध्यान से सुन के जाना। मान लो ये मैंने आपको वर्टिकल लेंथ की रेंज बता दी, पीएच 3 से पीएच 11। आइडियली अगर इक्विवेलेंट पॉइंट की पीएच 8.22 पे आ रही है, तो हमें इंडिकेटर वो यूज करना चाहिए जिसका पीकेआईएन 8.22। आइडियली इंडिकेटर should have pKIN equal to pH at equivalent point। पर अगर आपको ऐसे बोल दिया जाए ना, what is the possible range of all the indicator we can use, तो हम बोलेंगे pKIN 3 से 11 तक आप कोई भी इंडिकेटर यूज कर लो। जितने भी इंडिकेटर्स हैं जिनका पीकेआईएन 3 से 11 के बीच में, वी कैन यूज ऑल देम। चॉइसेस ऑफ द इंडिकेटर बढ़ जाती है अगर ये वर्टिकल लेंथ बड़ी हो जाए। यानी कि अगर मैंने आपको ऐसे बोला कि एक टाइट्रेशन कर्व में मैंने आपको एक ऐसे ग्राफ दे दिया और मैंने बोला कि ये जो वर्टिकल लेंथ आ रही है, इक्विवेलेंट पॉइंट तो पीएच 6 पे आ रहा है, लेकिन ये जो रेंज मैंने आपको बता दी वर्टिकल लेंथ की रेंज, ये पीएच 5.3 है और ये पीएच 6.8 है, और मैंने वर्टिकल लेंथ कर दी छोटी। तो अब मुझे ये बताओ, इस टाइट्रेशन के लिए आइडियल इंडिकेटर कौन सा होगा जिसका पीकेआईएन किसके बराबर हो? पीकेआईएन 6 हो आइडियल इंडिकेटर, यानी कि वो इंडिकेटर जो अपना कलर पीएच 6 पे बदले। पर अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट आर द पॉसिबल चॉइसेस ऑफ इंडिकेटर आई कैन यूज, तो आप बोलोगे वो सारे इंडिकेटर हम यूज कर सकते हैं जिनका पीकेआईएन वैल्यू 5.3 से लेके 6.8 के बीच में, वो सारे इंडिकेटर। यानी कि अगर मैंने बोला कि मेरा ए इंडिकेटर यूज कर लूं, इसका पीकेआईएन है 5.5, बी इंडिकेटर है पीकेआईएन इज 4.3, सी इंडिकेटर पीकेआईएन इज 6.4, डी जिसका पीकेआईएन है 6। अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द पॉसिबल इंडिकेटर विच आई कैन यूज, तो आपने ये चेक करना, ये जो रेंज है 5.3 से 6.8, 5.3 और 6.8 इंक्लूड करने, तो आपके पास आंसर क्या होगा? ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है। अगर आपको ये चीज एज ए ट्रिक वाइज भी पता लग गई ना, आपके मुफ्त के क्वेश्चन, मुफ्त के मार्क्स हैं। आइडियल इंडिकेटर कैसे पहचाने? इक्विवेलेंट पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग पीएच देख लो और इंडिकेटर वही पीकेआईएन करो जो पीएच इक्विवेलेंट पॉइंट पे। और अगर आपको वर्टिकल लेंथ पे यहां पॉसिबल पीएच की रेंज बता दी जाए, तो वो सारे इंडिकेटर हम ले सकते हैं जिन्होंने 5.3 से लेकर 6.8 के पीएच में अपना रंग बदलना है। और ये ध्यान रखना, ये जो लेंथ ऑफ वर्टिकल लाइन है ये बड़ी होती जाएगी अगर दोनों एसिड और दोनों बेस स्ट्रांग हो। यानी कि स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस में ये लेंथ बहुत बड़ी है। जैसे मैंने एक कंपोनेंट वीक किया, वीक एसिड स्ट्रांग बेस, लेंथ छोटी हो जाएगी। मैंने वीक बेस स्ट्रांग एसिड लिया, लेंथ छोटी हो जाएगी। अगर मैंने दोनों वीक ले लिए, लेंथ और छोटी हो जाएगी।
तो मुझे एक बात बताओ, सबसे कम चॉइसेस ऑफ इंडिकेटर आपके पास कब होंगे? जब एसिड और बेस दोनों स्ट्रांग हो या दोनों वीक हो? दोनों वीक हो। कई बार यही लाइन आपसे ट्रू फॉल्स में पूछी जाती है कि अगर हमें चॉइसेस ऑफ इंडिकेटर नैरो करनी हो तो हम एसिड और बेस कैसे लें? दोनों वीक ले लो। जितना आप किसी एसिड या बेस को वीक बनाते जाओगे उसका अल्फा कम करते जाओगे। जितना किसी एसिड या बेस का अल्फा कम होता जाएगा, जब आप उसकी टाइट्रेशन करोगे तो उसके लिए ये जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो, ये जो वर्टिकल लेंथ होती है ये नैरो होती जाती है। तो अकॉर्डिंगली आपके पास इंडिकेटर की चॉइसेस भी कम होती जाएंगी। तो हम यहां पे अंतिम लाइन लिख के क्लास वाइंड अप करेंगे। longer the vertical line, more choices of indicator we can have. Point number 1. Point number 2, strong acid plus strong base means when acid and base both are strong, length of the vertical line is longest. So choices of indicator is maximum weak acid versus weak base titration has least length of vertical line and hence choices of indicator to detect equivalent point is very less. So with this I am going to end up today's meeting and I hope you must have enjoyed the class. Going to end up the meeting, next class में मिलते हैं।